लेकिन उनके हौसले बहुत बुलंद थे। उस वक्त उनकी बंद मुट्ठियों में कोई बंदूक नहीं थी, लेकिन हाँ, उस वक्त उनका एक नारा था जो किसी बारूद से भी ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, ये वो दिन था जब सारा हिंदुस्तान रोया था, जब धरती कांप उठी थी, लेकिन वो 3 बहादुर क्रांतिकारी तब भी मुस्कुरा रहे थे। ये दास्तान है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत की। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और उस पल को दिल से महसूस कीजिए। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 का दिन था। यह दिन सभी कैदियों के लिए नॉर्मल था, लेकिन जेल के कैदियों को उस वक्त थोड़ा अजीब सा लगा जब शाम को 4 बजे ही वार्डन चरण सिंह ने उनसे आकर कहा कि सभी लोग अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। और जब उनसे पूछा गया कि आज उन्हें इतनी जल्दी क्यों बंद किया जा रहा है, तो उन्होंने इसका कोई भी कारण नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से आदेश है, सभी कैदी अपनी अपनी बैरकों में चले जाएं। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, तभी जेल का नाई बरकत हर बैरक के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। जेल में बंद कई कैदियों ने बरकत से कहा कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज उन्हें लाकर दे, ताकि वो अपने बच्चों, अपने पोतों पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदी उस पेन और कंघे पर अपना अधिकार जताने लगे, लेकिन फिर अचानक सभी कैदी चुप हो गए। उनके चेहरे उदास थे, उनकी निगाहें उनकी कोठरी के सामने से होकर जाने वाले रास्ते पर जमी हुई थीं, क्योंकि आज भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर ले जाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे, तो उस वक्त पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में कभी अपना बचाव क्यों नहीं किया। तब भगत सिंह ने भीमसेन सच्चर को जवाब दिया था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील करने से नहीं। जेल के वार्डन चरण सिंह भगत सिंह के शुभचिंतक बन गए थे। उन्हें पता था कि ये कोई आम कैदी नहीं है, बल्कि सच्चा देशभक्त और देश के लिए जान देने वाला नौजवान है। अपनी तरफ से जो कुछ भी हो सकता था, चरण सिंह उनके लिए करते थे, और उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकालकर जेल के अंदर आ पाती थीं। डॉक्टर चमनलाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लीबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाइक कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। उस कोठरी में बस इतनी सी जगह थी जिसमें उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर मुश्किल से फिट हो पाता था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता जेल में उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो भगत सिंह उस किताब को मेहता के सामने ही पढ़ने लगे, जैसे उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा था कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा था, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि आप पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा देना, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फेलो रेवोल्यूशनरीज में लिखते हैं, मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत को और उनके साथियों को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने के लिए कहा गया, क्योंकि सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। लेकिन गेट की तरफ ले जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा कि क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे। फिर हमें भगत सिंह की कोठरी के सामने ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने मुझसे कहा था, ये भावुक होने का वक्त नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर भगत सिंह ने सलाखों से अपने हाथ बाहर निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही जेल के सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा तो उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च, यानी चलते रहो। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद वकील प्राणनाथ मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे,
हम लोग जल्द मिलेंगे। और सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया था कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले जेलर को दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल के अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया था कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से कहा था कि उनको फांसी दिए जाने से पहले वो उनके लिए शाम को अपने घर से खाना लेकर आए, लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया था और बेबे को जेल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ आपस में जोड़े और वो अपना प्रिय आजादी का गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। इसके बाद एक एक करके उन तीनों का वजन किया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। उन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करे। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरण सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं अब उससे माफी मांगूंगा तो वो कहेगा कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, क्योंकि इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। और फिर जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, तभी कैदियों के कानों में दूर से भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाज आने लगी। साथ में गाने की भी दबी दबी सी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद होके नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के शाहदरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह उन तीनों के बीच में खड़े थे। वे अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर बलविंदरजीत सिंह वराइच लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी थी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे थे। उन तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। तभी जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। इसके बाद जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके शव रस्सियों से लटकते रहे। बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां पर मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सूधी ने उन्हें मृत घोषित किया। कुलदीप नैयर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं, एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना गहरा असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसे उसी वक्त निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया था। अंग्रेजों ने पहले योजना बनाई कि इन तीनों का अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन फिर इसे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को डर था कि अगर अंदर ही अंतिम संस्कार किया गया तो जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। फिर उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत ही अपमानजनक तरीके से उन शवों को किसी सामान की तरह फेंक दिया गया। पहले तय हुआ था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए उन क्रांतिकारियों के शवों को सतलुज नदी के किनारे पर जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे ले जाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच DSP सुदर्शन सिंह कसूर गांव से जगदीश अचरज नाम के एक पुजारी को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इस बारे में पता चल गया, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वो लोग शवों को वहीं छोड़कर भाग गए। सारी रात गांव के लोगों ने उन अधजले शवों के चारों तरफ पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के वक्त जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस लगाए गए, जिनमें बताया गया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे पर हिंदू और सिख रीति के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात को नकार दिया था, लेकिन किसी ने भी जिला मजिस्ट्रेट की बात पर विश्वास नहीं किया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों के सम्मान में लाहौर के नीला गुंबद से 3 मील लंबी शोक यात्रा निकाली गई।
लोगों ने विरोध जताने के लिए अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थीं और महिलाओं ने भी काली साड़ियां पहन रखी थीं। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ ये जुलूस अनारकली बाजार के बीच में जा रुका और फिर अचानक उस वक्त सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही 3 फूलों से ढके ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे तो भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के एडिटर मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी जिसका खुलासा था कि इन शहीदों की अधजले शवों को कैसे खुले आसमान के नीचे यूं ही जमीन पर बेसहारा छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वार्डन चरण सिंह बोझल कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी थीं, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना कि भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने। लेकिन उस समय किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की धरती से सभी अंग्रेज सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, जाते जाते